नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरीज देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम, दाऊद इंडियाज़ मोस्ट वांटेड डॉन, जिसके बारे में कहा जाता है कि 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन एक ऐसा केस था जिसमें दाऊद इब्राहिम को भारत में ही और मुंबई के अंदर ही पकड़ा भी गया था और उसे जेल भी जाना पड़ा था। एक दिन पूरे 24 घंटे दाऊद इब्राहिम इस केस में जेल में रहा। और ये वही केस था जिसकी वजह से दाऊद इब्राहिम दुबई भी भाग कर गया था यहाँ से, भारत से। साथ ही साथ एक अहम भूमिका इस केस ने निभाई जब दाऊद के ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। तो ये आज इस ऐसे एक केस की बात करने वाले हैं जिसका नाम है कारनाक बंदर ब्रिज रॉबरी केस। ये दाऊद इब्राहिम के ऊपर लगा था और इसके बाद ही दाऊद यहाँ से भागा था। कैसे ये केस 75 में हुआ और 86-87 में दाऊद मुंबई से दुबई भागा, सब कुछ आपको आज बताने वाले हैं इस कहानी में, इस केस में। और कैसे दाऊद इब्राहिम की जेल में वो जो रात थी वो निकली थी, सब कुछ आपको पता चलेगा। सारी नई अपडेट्स के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और आगे की अपडेट्स आपको वहाँ से मिलती जाएंगी। अब शुरुआत करेंगे आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है 1975 से। सन 1975 जून के महीने की बात है करीबन। बॉम्बे में उस समय एक कारनाक बंदर एरिया हुआ करता था। ये वो एरिया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती थी। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो होलसेल का मार्केट जिसे कहें, सबसे बड़ा होलसेल का मार्केट बॉम्बे का, वो भी यहीं पे होता था। कई हज़ारों लोगों का आना जाना लगा रहता था। और इसके अलावा काफ़ी सारे व्यापारी थे जिनके रिटेल मार्केट्स का जो काम है वो चलता था यहाँ से। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं, स्टील के जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब चीज़ें यहाँ पे चला करती थी। लेन देन लोगों का होता था। काफ़ी सारे ऐसे मारवाड़ी व्यापारी थे, वो यहाँ पे रहा करते थे। और अनाज की बिक्री, अनाज का आना दूसरे राज्यों से बॉम्बे में, महाराष्ट्र के अंदर, ये सब चीज़ें कारनाक बंदर ब्रिज इस एरिया से चलती थी, इस मार्केट से चलती थी। यहीं पे इस इलाके में एक बैंक भी हुआ करता था। ये बैंक था कॉरपोरेशन बैंक कारनाक बंदर। कई सारे व्यापारी इस बैंक से पैसे का लेन देन किया करते थे और सभी लोग इस बैंक के बारे में भी जानते थे। इसी समय कारनाक बंदर से कुछ किलोमीटर दूर, इसी मुंबई में, एक 19 साल का लड़का था। 19 साल करीबन की उस लड़के की उम्र थी। नाम था दाऊद इब्राहिम कासकर। और इस लड़के ने हाल ही में अपना स्कूल छोड़ा था। स्कूल के बारे में जो नाम बताया जाता है वो बताया जाता है अहमद सेलर इंग्लिश मीडियम स्कूल था, नागपाड़ा में। तो यहाँ से उसने हाल ही में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी क्योंकि पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। और इसके बाद छोटे लेवल पर क्राइम की दुनिया जो है, क्राइम जगत जो है, उसमें लग गया था, उसमें काम करने लगा था। दोस्तों, अनअकैडमी आपकी तैयारी को, एग्जाम प्रिपरेशन को हमेशा से आसान बनाता हुआ आया है और हमारी टीम का भी फोकस रहता है कि कैसे आखिर आपकी तैयारी को मजबूत बनाया जाए। तो आपकी इसी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीकली न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स, एनसीईआरटी नोट समरीज और फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। और ये सभी कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही। देखिए, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आपको हेल्प करेगी कि आपके जो करंट अफेयर्स हैं आप उसमें हमेशा अपडेटेड रहेंगे। साथ ही साथ में करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप सभी जानते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए। इसके अलावा वीकली न्यूज़ एनालिसिस, देखिए देश दुनिया भर में क्या क्या चल रहा है, खबरों में क्या आ रहा है, इसकी अगर एक वीकली एनालिसिस आपको मिल जाए तो ये आप जानते हैं आपकी तैयारी को कितना अच्छा बना सकती है। और ये भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। साथ ही एनसीईआरटी नोट्स की समरीज भी यहाँ आपको मिल जाती हैं, यानी कि आपका टाइम तो बचेगा ही, साथ ही साथ में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद प्रॉपर फैक्ट्स भी यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो है आपके प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, ये भी आप यहाँ अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सिर्फ करना ये है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करते ही आप ये सारी ही चीजें अवेल कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये आपका एक बहुत ही बड़ा और बेहतर स्टेप होगा अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे अपने एपिसोड में। ये काम करते करते उसने अपना एक छोटा सा गैंग भी बना लिया था। इस गैंग में उसके काफ़ी सारे, मोस्टली जो मुस्लिम लड़के थे वो थे, जो डोंगरी में रहा करते थे, या फिर जो उसका होम टाउन था रत्नागिरी, जहाँ से वो आता था, वहाँ के कोंकणी मुस्लिम्स थे। कुछ उसके रिलेटिव्स थे, कुछ उसके कज़न्स थे। तो ये सभी लड़के जो थे, और ख़ुद उसके जो पर्सनल, जो रियल उसके ब्रदर्स थे, साबिर, अनीस, तो ये सभी लोग भी उसके साथ में इस गैंग में काम करने लगे थे। छोटे मोटे चोरी चकारी करना, लूट मार करना, ये सारे इन लोगों का काम था। लेकिन आगे जाके जब इन सारे लड़कों ने, उस समय के बड़े बड़े जो गैंगस्टर्स थे, हाजी मस्तान, वरदराजन और करीम लाला, तो करीम लाला मेनली पठान गैंग और हाजी मस्तान के साथ जब काम करना शुरू किया, तो इस बीच में इन लड़कों की, इंक्लूडिंग दाऊद, काफ़ी बार
लड़ाई होना, झगड़ा होना, हाजी मस्तान के साथ राइवलरी, पठान गैंग के साथ राइवलरी, अमीरज़ादा आलम से, ये सब चलता रहता था। तो वो सारी कहानियाँ हमने आपको पहले ही बताई हैं कि किस तरह से दाऊद इब्राहिम ने इन गैंग्स के साथ में काम किया था। लेकिन यहाँ पे कहानी मेन है कि जब ये गैंग में काम करता था, उसके बाद में जब इनके झगड़े होने लगे, तो उसके बाद इसने कैसे अपना बदला लेने का एक बार प्रयास किया हाजी मस्तान के साथ। हुआ ये कि जब ये गैंग से अलग हो गया, पठान गैंग से, दाऊद इब्राहिम, बाकी इसने अपना छोटा मोटा गैंग बना ही लिया था। तो ये सन 75 की करीबन की बात बताई जाती है, जून के महीने में इन सब लोगों को एक टिप मिलती है। एक तरह से इनके पास एक इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन कहें उसको, या क्या कहा जाएगा इस मुंबई अंडरवर्ल्ड की भाषा में। तो वहाँ से उनको एक टिप मिलती है। किस तरह की ये टिप थी कि एक आदमी हाजी मस्तान का पैसा लेकर कारनाक बंदर एरिया से यहाँ से आने वाला है, और जो मालाबार हिल है मुंबई में, वहाँ पे जो हाजी मस्तान का घर है, वहाँ पे उस पैसे को ले जाके देगा। और करीबन इस पूरे पैसे की जो एक अमाउंट है, वो 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए उस समय पे बहुत बड़ा अमाउंट है। ये हम सन 75 की बात कर रहे हैं। तो ये एक इन्हें जानकारी मिली कि एक शख्स, जिसे उस समय मुंबई की भाषा में अंगड़िया कहा जाता है, कि एक अनऑफिशियल मनी कैरियर, जो यहाँ से पैसा दूसरी जगह ले जाता है अनऑफिशियली, और इस तरह से बैंकों से पैसा इन डॉन्स के लिए या इन गैंगस्टर्स के लिए ले जाने का काम करता है। तो इनको ये टिप मिल चुकी थी। इस टिप के चलते, जबकि ये जो टिप मिली थी, ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था कि क्या ये वाकई में हाजी मस्तान का ही पैसा है, क्या ये वाकई में उस बैंक से निकलेगा जो शख्स वो हाजी मस्तान के लिए काम करता है, या वो कोई और व्यक्ति हो सकता है, कोई और व्यापारी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो हज़ारों व्यापारियों का आना जाना हर रोज़ लगा रहता था उस एरिया में, कारनाक बंदर, उस कॉरपोरेशन बैंक में। तो ये इनको खैर जो टिप मिली, उसके मुताबिक जो चार्जशीट बाद में बनी, उसमें जिन लोगों के नाम थे, तो वो नाम थे अबू बकर, नुसरत खान, एजाज सिद्दीकी, अजीज़ ड्राइवर, सईद सुल्तान, शेर खान और अब्दुल मुताबिक, इंक्लूडिंग दाऊद इब्राहिम। ये करीबन 7 से 8 लड़के, जो उस समय का इनका गैंग था, इन्होंने एक प्लानिंग की कि हम यहाँ पे इस शख्स को लूटेंगे। यहाँ से इससे जो 5 लाख रुपए हैं, जब ये लेकर निकलेगा वहाँ से मस्जिद बंदर से, जो कारनाक बंदर का एरिया है, मस्जिद बंदर रोड है, वहाँ से जब ये निकलेगा तो हम ये जिस कार में होगा वहाँ पे लूट करेंगे। और मेनली इनका क्या था ओवरऑल प्लान, ट्रैक द व्हीकल, इंटरसेप्ट करो व्हीकल को, वहाँ से उसको मनी को ट्रैप करो, और उसके बाद डिसअपियर हो जाओ भीड़ की नज़रों से, पुलिस की नज़रों से। सिंपली पैसा आपका हो जाएगा। ये आप एक बड़ा नुकसान दे दोगे हाजी मस्तान को। एक इतना सा ये जो प्लान था, ये इन लोगों का यहाँ पे था। दाऊद ने इस प्लान में बाकी लोगों को तो यूज़ किया ही, कि किस तरह से कौन रैकी करेगा, कौन इंटरसेप्ट करेगा कार को, कौन नज़र रखेगा, कौन सिग्नल देगा। लेकिन इसके अलावा उसने दो ऐसे जो लोग थे, जो इसमें इंक्लूड थे चार्जशीट में भी, जिनके ऊपर आरोप लगा, शेर खान और सैयद सुल्तान, इन दोनों के साथ में उसने निर्णय ये लिया था कि वो खुद जाके वहाँ पे, जब ये कार को रोक लिया जाएगा, उसके बाद खुद जाके जो लूट है एक तरह से, वो खुद से करेगा। यही प्लान था, और यही बाद में होता है। ये दिन था, जून का महीना था, और 1975 की करीबन की बात है। ये सारे लड़के उस एरिया में फैल जाते हैं। करीबन ये जो चार्जशीट में आया था सामने, बंदर रोड से लेकर जो बोरा बाज़ार तक जो रोड जाती है ब्रिज के नीचे, वहाँ पर ये फैलते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे लड़के थे जो इंटरसेप्ट करने के लिए गाड़ी को कारनाक बंदर, उस बैंक के सामने, कॉरपोरेशन बैंक के सामने, वहाँ पे रहते हैं। और उसके बाद दाऊद इब्राहिम, सैयद सुल्तान और शेर खान, ये तीनों वेट करने लगते हैं कि कब इन्हें सिग्नल मिले, और उसके बाद ये अपना काम शुरू करें। इन सभी के पास चॉपर्स थे, जो रिवॉल्वर्स थी उस समय पर, जो कट्टा एक तरह से इसको कहा जाता है, कंट्री मेड रिवॉल्वर, वो थी, और गुप्तीज़ थी। तो ये टोटली आर्म्ड भी थे यहाँ पे। और इसके बाद वो समय आता है 2:30 बजे का, करीबन 2:33 की ये बात बताई जाती है दोपहर के। कारनाक बंदर बैंक से, कॉरपोरेशन बैंक से, एक गाड़ी निकलती है। उसमें 3 लोग थे, ड्राइवर को मिलाएं तो 4 लोग होते। मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, दोनों ही मारवाड़ी सेठ थे। और उनके आगे उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए, उनको एक तरह से रखवाली करने के लिए, उस पैसे की, एक गार्ड भी बैठा हुआ था ड्राइवर की बगल वाली सीट पर। ये कार यहाँ से निकलती है, और ये कार जब कारनाक बंदर ब्रिज से निकली, उस रोड से निकलती है, और ये वो रोड है जो कि क्रॉफर्ड मार्केट को पीडी मेलो रोड से कनेक्ट करती है। जैसे ही यहाँ से कार निकलती है, तो ये सिग्नल दिया जाता है दाऊद के उन लड़कों के द्वारा, शेर खान को, जो दाऊद के साथ में यहाँ पे अटैक करने वाला था इस गाड़ी के ऊपर। इसे सिग्नल मिलता है। जैसे ही सिग्नल मिला, सीट पर, ड्राइविंग सीट पर एक ड्राइवर था, उसके पास वाली सीट पर एक एस्कॉर्ट जो ऑफिसर था, कर्मचारी था,
इस मारवाड़ी बिजनेसमैन का वो बैठा हुआ था, और पीछे 2 लोग बैठे थे जो कि दोनों ही सेठ थे जिनके पास में पैसा मौजूद था। ये सारे लोगों को देखने के बाद में जैसे ही ये गाड़ी पहुंचती है कारनाक बंदर ब्रिज पर, यहाँ पे शेर खान ने सबसे पहले अपना एक्शन लिया। उसने एक जो सामान ले जाने वाला एक कार्ट होता है, उसे गाड़ी के सामने फेंक दिया आगे। जब ये आगे जाके सामने गाड़ी के आता है, गाड़ी की उससे टक्कर होती है, गाड़ी रुक जाती है। रुकते ही ये लोग सीधा जाके ड्राइवर को निकाल के उसको धमकाने लगते हैं, डराने लगते हैं, और सबसे पहली बार बातचीत करने का सिलसिला जो था वो दाऊद इब्राहिम ने शुरू किया। दाऊद यहाँ पे पीछे की सीट का पीछे कार का गेट खोलता है, वहाँ पे जाके सेठ से उसको पहले 2 बार उसने जो थप्पड़ है, जो स्लैप किया है दाऊद इब्राहिम ने, वो सेठ को किया। उसके बाद में वहाँ से उससे पूछता है कि पैसा कहाँ है? पैसा जब दिया उसने, जो उसके पास में एक ब्रीफ़केस था, उसमें क्योंकि इनको पता था कि 5 लाख रुपए करीबन यहाँ पे होने वाले हैं, और 5 लाख रुपए वो जो सेठ उसको दे रहा था उस समय दाऊद इब्राहिम को, तो वो 5 लाख तो नहीं थे। तो उसने कहा और पैसा कहाँ है? तो उसने बताया कि पीछे जो सीट है, वहाँ पे वो पैसा रखा है। तो इसने अपने साथ वाले शख्स को, जिसका नाम था एजाज़, उसे कहा कि जाके पीछे देखो। उसने जब देखा पीछे, तो एक छोटा-सा काले कलर का बॉक्स था जिसके अंदर बाकी के पैसे थे। ये सब जो सामान था यहाँ से लेकर, किसी को यहाँ पे मारा नहीं गया था इस पूरी रॉबरी में, ये जो ऐसा पहला केस था दाऊद का। लेकिन ये सारा पैसा लेकर ये यहाँ से निकलने का, भागने का प्रयास करते हैं। अब जैसे ही ये यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये पूरा भीड़-भाड़ का इलाका था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, काफ़ी लोग थे। बाकी लड़के जो दूर थे, वो कहीं न कहीं भाग गए। लेकिन यहाँ पे ये जो मेन 4 लोग थे, इनमें से 3 को भीड़ पकड़ लेती है। जब भीड़ ने देखा कि आसपास के यहाँ पे तो रॉबरी हो रही है, यहाँ पे लूट हो रही है, तो यहाँ भीड़ ने एक्शन लिया। इन 4 में से 3 लड़कों को पकड़ा जाता है। इसमें दाऊद इब्राहिम खुद शामिल था। जो ड्राइवर जो इनकी गाड़ी चलाकर यहाँ तक लाया था, वो भी शामिल था। अकेली ऐसी रॉबरी थी पहली, जिसमें पूरा पैसा जैसे चुराया गया पल भर पहले, उसको कुछ ही मिनटों के बाद में रिकवर कर लिया गया। पूरा का पूरा पैसा जो था, वो यहाँ मिल चुका था। और तब इन लोगों को रियलाइज़ हुआ, जब इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया, कि ये कोई हाजी मस्तान का आदमी नहीं था। ये उसके लिए कोई पैसा नहीं ले जाने वाला था। ये मेट्रोपॉलिटन बैंक का एक कर्मचारी था, जो कि कुछ सामान था, कुछ पैसे थे, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था। तो यहाँ हाजी मस्तान की जो टिप की बात थी, वो पूरी तरह से गलत थी। पहला ही जो एक तरह से काम था दाऊद इब्राहिम का, वो उसने गलत कर दिया था। खैर, यहाँ पे पाइथोनी पुलिस स्टेशन जो है मुंबई का, वहाँ पे इन सबको ले जाया जाता है। कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है, कंप्लेंट नंबर CR नंबर 725/34 तो ये यहाँ पे कंप्लेंट जो थी, इसे रजिस्टर किया जाता है अंडर सेक्शन डेकोइटी एंड आर्म्स रॉबरी एक्ट। तो यहाँ पे इस आर्म्स रॉबरी और डकैती के केस में इन पर सेक्शन लगाए जाते हैं। दाऊद इब्राहिम गिरफ्तार था, ड्राइवर गिरफ्तार था, और एक और शख्स इनके साथ का, वो भी अरेस्ट हो चुका था। बाकी लोगों को देखने के लिए, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इंटेरोगेशन करने के लिए लोग, जो पुलिस थी, अपने काम पर लग चुकी थी, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका था। ओवरऑल जो सम अप था अमाउंट का, वो 4,75,000 रुपये था। इन्हें 5 लाख की टिप मिली थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं सही भी थी। 4,75,000 की ये पूरी टिप थी। अब बाकी लोग जो थे, उनकी तलाश जारी थी। 2-3 दिन निकलते हैं, उन लोगों को भी पकड़ लिया जाता है। एक क्रूशियल टिप मिली थी मुंबई पुलिस को, अपने ही कांस्टेबल को के द्वारा, जो कांस्टेबल हृदय थे, मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के। उनकी उस टिप से बाकी और लोगों को पकड़ा गया, और इस केस को महज कुछ ही दिनों के अंदर, एक एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही इस केस को पूरी तरह से क्लियर कर लिया गया था, क्रैक कर लिया गया था। मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा काम यहाँ पे करके दिखाया था। लेकिन इस समय तक ये नहीं जानते थे कि यही दाऊद इब्राहिम आगे जाके क्या बनने वाला है। तो खैर, यहाँ पे दाऊद उनकी गिरफ्त में था, और अकेला ऐसा केस था उस समय का जिसमें एक एक सिंगल रुपी जो है वो बरामद कर लिया गया था उस रॉबरी का। खैर, एक दिन पूरा 24 घंटे दाऊद इब्राहिम को जेल में बिताने पड़े, पैधोनी पुलिस स्टेशन मुंबई। ये दाऊद का अकेला ऐसा केस था जिसमें उसको ये पूरा उसने एक दिन जेल में बिताया। अगले दिन दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर ने ज़मानत करा ली। ज़मानत हो जाती है, मामला ट्रायल कोर्ट बॉम्बे में चला जाता है। ट्रायल कोर्ट बॉम्बे में मामला जाने के बाद करीबन 2 साल निकल जाते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जो अदालतों का सिलसिला है वो कैसे चला। 2 साल निकले, 1977 में फैसला आ गया। 75 में गया था ये मामला कोर्ट में, जून 1977 करीबन में, या मई 1977 में इस पर फैसला आ जाता है। ट्रायल कोर्ट ने भी यहाँ पे दाऊद इब्राहिम के, उसके साथ के बाकी और 2 लोगों की सज़ा को बरकरार रखा। सज़ा इनको दी गई फाइनली यहाँ पे 4 साल की। 4 साल की सज़ा सभी इन 3 लोगों को सुनाई। इसके अलावा 1-1 हज़ार का जुर्माना लगवाया। जुर्माना लग चुका था, सज़ा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन इसके बाद ऐसे मामलों में जो बाकी आरोपी करते हैं, वही दाऊद ने किया। दाऊद यहाँ से सेशन कोर्ट जाता है। सेशन कोर्ट गया, वहाँ पे
उस कोर्ट ने भी सज़ा बरकरार रखी। इसके बाद हाई कोर्ट जाता है, जो वकील थे हाई कोर्ट लेकर गए इस केस को। हाई कोर्ट में यहाँ पे जब इन्होंने अपील की लोअर कोर्ट के फैसले के विरोध में, यहाँ पे ये कि जो हाई कोर्ट में जब मामला गया, यहाँ से अब इसमें डिले होने लगा। अब ये मामला जब चला तो कई साल निकलते गए। साल निकलते निकलते करीबन 82 से 83 का समय आ गया। आप ये देखिए कि करीबन 6 साल इस केस में निकल गए यहाँ से। 75 में हुआ, 77 में कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, अब 82 और 83 का समय आ चुका है। ये वो समय था जब सेकंड हियरिंग होती है साल 83 में इस केस की, और उस हियरिंग में हाई कोर्ट ने फाइनली इस अपील को दाऊद इब्राहिम के वकील की खारिज कर दिया कि इनकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाना चाहिए, ये उसमें बेकसूर है। इस अपील को खारिज कर दिया जाता है, सज़ा को यहाँ बरकरार रखा जाता है। इसके बाद दाऊद इब्राहिम का वकील पहुँचता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इस मामले को करीबन 4 साल तक इसकी सुनवाई जो थी वो टल जाती है। एक तरह से इसकी सुनवाई होने में ही समय लग जाता है। और अब ये वो समय आ चुका था जो आप सभी जानते हैं कि 82 से 86 का वो दौर जो है, 87 का जो दौर है, करीबन ये 5 साल मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए सबसे पीक ईयर्स रहे हैं, जहाँ पे गैंग वॉर्स, एनकाउंटर्स, सारे ही गैंग के लोग जो थे उनका पीक समय भी आया, वो यहाँ से भागे भी, एनकाउंटर्स भी हुए, मारे भी गए। तो ये सारी चीज़ें चली। ये वही दौर था जब मेन राइवल दाऊद इब्राहिम का जो पठान गैंग था, जिससे शुरुआत हुई थी 75 में, पठान गैंग को उस समय ऑपरेट करने वाला समद खान, 86 में करीबन दाऊद इब्राहिम ने समद खान की हत्या कराई, उसको कत्ल कराया। और इसके बाद यहाँ से जैसे ही इसने समद खान को अटैक किया था तो पठान गैंग पीछे पूरी तरह दाऊद इब्राहिम के लग चुका था। दूसरी तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो केस चल रहा था अभी तक दाऊद इब्राहिम पे, मुंबई कारनाक रॉबरी केस, यही जो बैंक रॉबरी इसने की थी, जिसमें अभी तक 4 साल की सज़ा हो जानी चाहिए थी, लेकिन हर बार अगली अदालतों में जाता रहा दाऊद इब्राहिम और कभी भी एक दिन से ज़्यादा उसको जेल यहाँ पे नहीं रखा गया। इस केस के पीछे मुंबई पुलिस जो थी वो लगातार दाऊद इब्राहिम को अब टैप कर रही थी, क्योंकि एक तरफ समद खान की जो हत्या हुई थी, पठान गैंग का ही प्रेशर था, और दूसरी तरफ सरकार भी ये चाह रही थी कि अब मुंबई से अंडरवर्ल्ड को ख़त्म किया जाए। यही वो टाइम था 1987 का, जब दाऊद इब्राहिम कारनाक बंदर रॉबरी केस के वजह से समद खान की हत्या करने के बाद हमेशा के लिए मुंबई से दुबई भाग गया था। तो ये वो केस था जिसमें दाऊद इब्राहिम यहाँ से पहले मुंबई से दुबई भागा, और उसके बाद दुबई में आपको आप सभी जानते हैं कि कुछ साल निकले, 1993 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और उन बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में जब एजेंसीज़ का रुख स्ट्रिक्ट हुआ दाऊद इब्राहिम के ऊपर, जब उसका नाम आया इस बॉम्ब ब्लास्ट में, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में, तब यहाँ से वो दुबई से उसका जो घर वहाँ पे हुआ करता था, वाइट हाउस नाइफ रोड दुबई, यहाँ से वो हमेशा के लिए छुप जाता है जाके पाकिस्तान में। पाकिस्तान जाता है। इसके बाद 2001 की बात एक बताई जाती है कि 2001 के आसपास जब रेड कॉर्नर नोटिस इशू करना था इंटरपोल के द्वारा दाऊद इब्राहिम पे, रेड कॉर्नर नोटिस इशू कराना था, उस समय पर 93 का बॉम्ब ब्लास्ट का तो केस था ही, लेकिन एक बेस बनाया गया था मुंबई कारनाक ब्रिज रॉबरी केस को ऑफ 1975। ये वो केस था जिसे एक बेस बनाया गया था इस केस में, क्योंकि इसमें कन्विक्ट हुआ था दाऊद इब्राहिम, उसे 4 साल की सज़ा दी गई थी, 1000 का जुर्माना लगाया गया था। तो रेड कॉर्नर नोटिस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उनको जानते हैं तो आपको पता होगा कि किसी शख्स के ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस अगर लग जाए तो उसके बाद क्या होता है। तो यहाँ पे रेड कॉर्नर नोटिस लगने के पीछे एक अहम भूमिका निभाई कारनाक रॉबरी केस ने, जो दाऊद का पहला केस था, अकेला केस था जिसमें वो जेल गया, जिसमें वो कन्विक्ट पाया गया, जिसमें उसे 4 साल की सज़ा भी हुई थी। और ये भी आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम के ऊपर ये जो पहला केस है वो आज तक पेंडिंग है, क्योंकि वो यहाँ पे है ही नहीं, पाकिस्तान में है। और जब भी कभी अगर उसे भारत वापस लाया भी गया, पकड़ के लाया गया, या किस तरह से भी उसका एक्स्ट्राडिशन हुआ, तो ये केस होगा जो एक बार फिर से रिज्यूम होगा दाऊद इब्राहिम के ऊपर। और उसके बाद ये अकेला ऐसा केस होगा, मेट्रोपॉलिटन बैंक केस या कारनाक बंदर रॉबरी केस, कुछ भी आप इसको कहें, जिसमें जो ट्रायल है ये दाऊद इब्राहिम को फेस भारत में करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। आप लोगों की बहुत दिन से एक रिक्वेस्ट थी कि दाऊद इब्राहिम क्या कभी पकड़ा गया है, क्या कभी जेल गया है। तो जी हाँ, ये एक ऐसा केस था जिसमें एक दिन के लिए दाऊद इब्राहिम को जेल हुई थी, और बरकरार है केस, अभी भी पेंडिंग है। बाकी और भी वीडियोज़ ऐसे हम आपके लेकर आते रहेंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हम बातचीत कर सकते हैं। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।